लोग इस पर बात कर लेते हैं। क्यों ये किताब आपने निकाली है, क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको? सबसे पहले इस किताब का जो आइडिया है वो इसलिए आया क्योंकि तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। भ्रम ये भी था कि अब हमको मरने के पहले अपने लिए कब्रिस्तान की जगह जो है वो बनानी पड़ेगी, अपने लिए ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद मरना होगा, क्योंकि ये सारे हिंदू और ये सरकार ये तो हमारे कब्रिस्तान भी छीन लेगी, मज़ारें टूट जाएंगी, दरगाहें टूट जाएंगी, मस्जिदें टूट जाएंगी। तो अब हम क्या करें? ऐसे में हमारे लिए इस देश में जीना मुहाल हो चुका है। इस तरह के सवाल बहुत लोगों के थे, इस तरह की आशंकाएं बहुत लोगों की थी। और इसके बाद जब हम लोग जेपीसी में गए, मैडम अलग गई थी और हम लोग अलग गए थे जेपीसी के सामने, जो हमने अपना बयान रखा, तो मैडम को तो गालियां नहीं पड़ी, शायद इनको औरत का होने का फ़ायदा मिला, लेकिन हम लोग को बस अच्छे से उसमें हुई, स्वागत समारोह हुआ। अच्छा। और उसके बाद हमारे पास 33-34 सवाल हमारे ऊपर छोड़े गए जेपीसी में। तो पहले तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, तो बार बार चेयरमैन दखल कर रहे थे, जेपीसी चेयरमैन, कि पहले सुन तो लो, पहले आप अपनी राय कायम कर रहे हो, पहले सुन लो, फिर आप अपने सवाल उठाना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये हुआ कि धुंध है और वो धुंध हटना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि इस देश में गृह युद्ध जैसी हालत हो सकती है। ओहो जी, क्योंकि क्या है, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जाहिलों का है, उसको जिस तरफ आप दौड़ा देंगे दौड़ जाएगा, वो नहीं देखेगा कि उसके पास कान है या नहीं है। उसको आपने कह दिया कान कौवा ले गया तो कौवा के पीछे भाग जाएगा वो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें थी और ये लंबा खिंचने वाला था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने जो देखा कि सीए एनआरसी वाले में आम जनता रोड पे होती थी, क्योंकि उसे लगा कि हम इसमें स्टेक होल्डर हैं। लेकिन यहाँ दूसरा मामला था। यहाँ जो है वो जो पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव हैं, या ये कहा जाए कि बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत बड़ा मतलब एक माफिया है, लैंड माफिया, वो चलाते हैं। अब इससे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन चीज़ों पर कैसे पर्दा हटाया जाए, कैसे ये चीज़ लोगों को समझाया जाए कि ये जो है वो उनके ही फायदे के लिए। ठीक। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में आपसे पहले भी ऐसे मुस्लिम गेस्ट आए जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन वो उनकी एक राय थी, उन्होंने राय अपनी रखी यहाँ पर इस प्रोग्राम पर। आज जो मेहमान आए हैं, आप लोग कम्युनिटी के बीच में ही हैं और उनके मन में जो सवाल थे वो सब भी आपने सुने, उनसे भी बात की और फिर उनके लिए आप उसका जवाब लेकर के आए। तो ये कितना अंतर है। इट इज जस्ट नॉट आपकी ओपिनियन क्या है, उनके सवालों पर आपने जवाब देने की कोशिश की है। एम आई राइट? जी। तो आपको सबसे पहला जो मतलब वक्फ के ऊपर जब बात करते हैं तो लोगों का एतराज क्या मिलता है इस बिल पर? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं राजधानी दिल्ली में रहती हूँ और उस क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पे 70 से 80% मुसलमान रहते हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे को जो सवाल झंझोड़ रहा था शुरू में वो ये था कि आपा आप इस बिल का विरोध नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, बोले पर वक्फ ने तो बहुत काम किया है, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप मुझे 4 काम गिनवा दीजिए। वक्फ बोर्ड ने ऐसे कौन से 4 काम हैं जो किए हैं जिससे मुसलमानों का फायदा हुआ है, और उन मुसलमानों का फायदा हुआ है जो कि बिल्कुल गरीब तबका है। क्योंकि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो था ही समाज निर्माण का। वक्फ आया ही इस वजह से था कि जी अल्लाह के नाम पे आपने कर दी है अपनी जायदाद, और उस जायदाद के फायदे से समाज का निर्माण हो, समाज की अच्छी जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो चीज़ कमी है उसके लिए हम काम करें। आप यकीन मानिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस जवाब के लिए तैयार है कहने के लिए कि वक्फ ने हमारे एरिया में ये काम किया है। आप मस्जिदों के बाहर देखिएगा, हैंडीकैप्ड होते हैं। मदरसों के बाहर भी देखिएगा, जब आप मस्जिद के बाहर जाते हैं, दरगाहों के बाहर आप जाते हैं, देखते हैं तो जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जिनको ट्राईसाइकिल दी हुई होती है, हाँ जी, उसके पीछे उनके जो डोनर्स हैं उनका नाम होता है। कितनी शर्म की बात है कि किसी भी ट्राईसाइकिल के पीछे आपको वक्फ बोर्ड के तरफ से कोई भी आपको डोनर नेम नहीं नजर आएगा। आपको किसी एनजीओ का नाम आता है या सरकार का नाम आता है, स्टेट बोर्ड का नाम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनजीओ का नाम आता है।
तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति होते हुए भी वो क्या फंड्स नहीं है उनके पास में, या उन फंड्स का करेक्ट तरीके से यूसेज नहीं करना चाहते हैं कि जो गरीब तबका है मुसलमानों में उन तक ये फायदा पहुंचे। वक्फ के पास 9 लाख एकड़ से ऊपर लैंड है। सच्चर कमेटी के हिसाब से जो 2006 में रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से वक्फ अगर अपने प्रॉपर्टी को सिर्फ 10% यूटिलाइज करता है तो वो 60,000 करोड़ साल के अर्न कर सकता है। आज की डेट में अगर वो देखें वैल्यूएशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो वो वैल्यूएशन जो होना चाहिए वो 1.25 लाख करोड़ होना चाहिए। ऐसे में क्या आपने कभी देखा कि वक्फ का कोई मेडिकल कॉलेज हो या पैरामेडिकल कॉलेज हो या कोई अल्टरनेटिव मेडिकल कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई नर्सिंग सेंटर हो, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, जहाँ से मुस्लिम जो है अपने पैरों पर खड़े होने की दौर में जा सके? यहाँ तक कि कोई मोहल्ला क्लिनिक हो जहाँ डॉक्टर बैठते हो, फ्री में एक्सपर्ट बैठते हो, दवाइयाँ मिलती हो, सारी जांच होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसकी ये जो पैसा है ये जाता कहाँ है? ये मिसमैनेजमेंट कैसे हो रहा है? इस ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? आपका आर्गुमेंट लोग मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे सर? लेकिन सवाल तो अब जैसे सब दोनों बता रहे हैं कि भाई समाज में खूब ये बातें बताते हैं, फिर भी इतना ऑपोजिशन है क्यों है? मतलब विश्वास नहीं है ना कि सरकार कुछ कर रही है तो हमारे भले का भी हो। नहीं, जो बातें कह रहे हैं वो तर्क और तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। तर्क और तथ्य सुनने को कोई तैयार होगा तब तो इनकी बात मान लेगा, फिर कहेगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो हो रहा था अब तक सब गलत हो रहा था और इसको ठीक किया जाना चाहिए। ठीक करने के तरीके पर मतभेद हो सकता है कि इस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ठीक होना चाहिए पहले तो आपको इस राय पर पहुंचना पड़ेगा कि जो हो रहा था वो ठीक नहीं था और ठीक होना चाहिए जी। लेकिन जब आप केवल भावना के आधार पर सोचेंगे कि नहीं नहीं हमारे खिलाफ ही हो रहा है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जैसे इसमें एक 39 क्वेश्चन है ना, नंबर टोटल 80 क्वेश्चन है बस। हाँ, तो वो मैं पढ़ रहा था कि अगर सरकार जो इस अमेंडमेंट के जरिए वादा कर रही है वो पूरा नहीं करती है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी जाएगी और जो कौम के लोग हैं, लीडरशिप में जो लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जाएगी। ये पिछले 60-70 सालों में क्यों नहीं गई? जो सरकार देख रही थी इसको और जो कौम के लोग इसको चला रहे थे, कम्युनिटी के जो लोग थे, लीडरशिप के रोल में थे, उनकी क्रेडिबिलिटी आज भी क्यों बनी हुई है? बिल्कुल। इसका क्या जवाब है कि उनकी बात लोग मान रहे हैं? इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ। जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, आम लोग तो अभी नादान हैं एक तरह से, क्योंकि ज़्यादातर जो है अगर आप उसमें साक्षरता के हिसाब से देखें तो भारत में सबसे कम साक्षर वाला जो धर्म है वो मुस्लिम धर्म है। तो उनको असलियत नहीं पता। एक तो असलियत नहीं पता है, दूसरी चीज़ ये है जो उनके कौम के लीडर हैं, सो कॉल्ड लोग नाम जानते हैं, गिनती पर हैं, वो और विपक्ष, वो अगर गांधी जी में विश्वास रखता हो, सरदार पटेल में विश्वास रखता हो, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखता होगा तो वो ये मानेगा कि ये जो चीज़ हो रही है वो उनके भलाई के लिए हो रही है, क्योंकि सर्वोदय का जो सिद्धांत है, सबका कल्याण हो और हाशिए पर पहुँचे हुए जो लोग हैं उन तक चीज़ें पहुँचे और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, है ना। ये सारी चीज़ जो है उस 3 महापुरुषों के हैं, उनको भी नहीं मान रहे। माला तो दिन रात उन्हीं की जपते हैं वो। माला दिन रात आप उनकी जप रहे हो, लेकिन जो उन्हीं के सिद्धांत है, उन्हीं के सिद्धांत के को सरकार बढ़ा रही है, उसी पर काम हो रहा है, हाशिए पर लोगों के लिए ही हो रहा है। अरे चलिए ठीक है, तो हम एक एक करके थोड़ा सा मतलब आज मिथ बस्ट करते हैं जितनी भी इससे जुड़ी हुई हैं। पहला सबसे बड़ा जो लोगों के मन में, मुसलमानों के मन में आशंका है, सरकार हमारी जायदाद, हमारे पुरखों की जायदादें जो हमने अल्लाह के नाम की वो छीन लेगी। इवन सो कि मस्जिदें भी हमारी छीन लेंगी, हर मस्जिद का कागज मांगेंगे, हर कब्रिस्तान का कागज मांगेंगे। कहां दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? सब ले लेगी सरकार। अब आप मुझे एक ये सिंपल सा जवाब आप भी मुझे दीजिएगा कि वक्फ के ऊपर आप लोगों ने भी काफ़ी रिसर्च किया है और आपने देखा है कि आम जनता के बीच में ये जो भ्रम है वो भ्रम इतने बुरी तरीके से फैला है क्योंकि मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का,
इस्लाम के थ्रू उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, सब चीज कुरान से आता है। और कुरान की जो तालीम है वो कुछ कट्टर मुसलमान मौलानाओं के हाथ में होती है, जो कि ये भ्रम और पूरी तरीके से फैलाते हैं। कौन सी मस्जिद और कौन से दरगाह हैं जो बंद किए गए हैं, या कौन सी ज़मीन जायदादें मुसलमानों की खींची गई थी, या आपने देखा CA-NRC के टाइम पर भी जब सारे लोग ज़मीनी स्तर पे बाहर आकर चले गए थे, तो कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसकी नागरिकता छीन ली गई थी? आप दीजिए मुझे जवाब। कोई नहीं। ऐसा कोई मुसलमान है जो आज भारत का नागरिक होते हुए ये कह सकता है कि जी मुझे तो भारत से निकाला गया या मेरे से मेरी नागरिकता छीनी गई? तो एक ये जो भ्रम है, ये भ्रम फैलाया गया है कुछ ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले लोगों की, जो कि सरकार के विरुद्ध काम करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान आगे बढ़े, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो। आप समझ रहे हैं, ऐसे लोग अपनी दुकानें खोल के रखते हैं। नहीं, उसमें वो ये कहते हैं एक्चुअली सर, ये नहीं है कि वो अब तो DM जांच करेगा, मजिस्ट्रेट जांच करेगा और वो मांगेगा कागज हर मस्जिद से, भाई लाओ दिखाओ चलाने वाले तुम कहाँ, कब तुमको मिली थी उसकी जमीन। तो ये जो सरकारी ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है, इस पर सबसे बड़ा एतराज है। भाई ज्यूरिसडिक्शन तो आप देखिए जितने हिंदू मंदिर हैं, बड़े मंदिर सब सरकार के कब्जे में है। अभी शाहिद ने एक उदाहरण दिया जो है वैष्णो देवी मंदिर का, कि किस तरह से उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया है। तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि वक्फ बोर्ड बताए, सरकार का जब दखल नहीं था, वो कह रहे हैं कि अब दखल हो जाएगा। जब नहीं था तब आपने क्या किया? तुलना तो मतलब जो है दो चीजों में होगी ना, कि पहले क्या था अब क्या है। जी अभी जो है उस केवल आप आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, हमें डर है कि ये होगा। लेकिन उससे पहले जब सरकारी कंट्रोल नहीं था या सरकार कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही थी, तब आप बताइए कि हमने ये अच्छा काम किया, ये सब सरकार बंद कर देगी? तो वो तो आपके पास कुछ बताने को है ही नहीं। लेकिन अगर जब उसकी सोच ये किसी आदमी की, मैं एक रोटी कम खा लूंगा, मेरा बच्चा स्कूल में नहीं जाए, मुझे चलेगा, लेकिन ये मस्जिद में जाना चाहिए और मेरी मस्जिद खड़ी रहनी चाहिए, इससे कुछ होएगा नहीं और कोई मेरी आंख से देखेगा नहीं। छुएंगे ये कौन कह रहा है? मतलब जो आप मुझे बताइए, मस्जिद कहीं गए हैं? मैं तो बहुत आम तरीके से ये बात कहती आती हूँ और मैं उन मौलानाओं के मुंह पे बोलती हूँ कि आप कहते हैं मस्जिद चाहिए मस्जिद चाहिए मस्जिद चाहिए। पहले आप ऐसे मुसलमान तो खड़ा करिए जो कि जाकर मस्जिद में नमाज पढ़े। आपने तो जो कॉन्सेप्ट है मस्जिदों का, उसके ऊपर आपने मजाक बना दिया है कि आपने सोच लिया कि जी मस्जिद चाहिए, आपने एक मुद्दा बना दिया है। जो जुम्मे की नमाज का कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि फ्राइडे टू फ्राइडे आप जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं और पूरी कौम वहां जा रही है पढ़ने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि जुम्मा है, सिर्फ इसलिए ताकि आप वहां जाकर अपनी कम्युनिटी में जो चीजें हो रही हैं उसका आप फैसला कर सकें। अगर कुछ बुरा हो रहा है उसके बारे में जानिए और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके बारे में बढ़ाई दीजिए। आप तालीम बताइए, छोटे छोटे वाक्या बताइए। मस्जिदों का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि कलेक्टिवनेस हो जाएगी। आज आप मस्जिद को आपने एक मुद्दा बनाया है, आपने उसको एक जमीन का टुकड़ा मान के रख दिया है। उन मस्जिदों में आप तकरीरें किस तरीके के देते हैं? क्या आप अपने देश को बढ़ाने के लिए कोई बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं चलिए वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए। आप एक तर्क बता दीजिए कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपकी दुकानें बंद करने के लिए नहीं है। आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं हम आपसे उस चीज की क्लैरिटी नहीं मांग रहे हैं जो आपकी खुद की है, हम आपसे उस चीज की मांग रहे हैं जो कि इस पूरे के पूरे मजहब को लेकर आगे बढ़ रही है। आपका उसके ऊपर खुद का कोई मालिकाना हक नहीं है। तो जो चीज आपकी पर्सनल नहीं है उसके बारे में आप ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। सही बात है, आज जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी कोई उसका ओनर तो है नहीं, ना हो सकता, नहीं हो सकता। इस पे एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। यूपी में 1,21,000 प्रॉपर्टी है वक्फ के पास, वक्फ के नाम पर। इसमें सिर्फ 9,000 रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली 1,12,000 के आसपास जो है इतनी मस्जिद तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है। 1,12,000 मस्जिद तो होंगी नहीं। उस पर किसका किसका कब्जा है? बेसिकली वो लोग अपनी चमड़ी बचाने के लिए मस्जिद का नाम लेते हैं। ज़्यादातर वो ज़मीन जो है किसी पॉलिटिकल, किसी दबंग, किसी लैंड माफिया वाले के पास वो ज़मीन है। साउथ के एक बड़े लीडर है, नाम नहीं लूँगा,
मैं लूंगा, आप बोलिए। आप समझ जाएंगे। वो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनते हैं। अच्छा। तो वो जो है वक्फ की 3000 करोड़ की लैंड पर कब्जा किए हुए बैठे हुए। अब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो कब्जा जाएगा ना। हैदराबाद के? हाँ हाँ हाँ, ओवैसी साहब के लिए आप कह रहे हैं बात। आप ये देखिए ना, दिल्ली के बीचों बीच में जाइए, दिल्ली के वक्फ बोर्ड की तो आपने कहानी देखी है ना। अभी इस वक्त हम बिना चेयरमैन के बैठे हुए हैं, बिना किसी बोर्ड के बैठे हुए हैं। भाई दिल्ली के उदाहरण देता हूं आपको। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ और आप फिर उसका आप जवाब मांगिएगा लोगों से और इस कौम के लोगों से पूछिएगा। दिल्ली के बीचों बीच में वक्फ की प्रॉपर्टी में एक मदरसा चलता है जो कि इलीगल है, रजिस्टर्ड नहीं है। उस मदरसा के जो है केयर टेकर वो यूपी जाते हैं, पर्चे कटवाते हैं और दिखाते हैं मेरे मदरसा में 250 बच्चे हैं। पहली बात अनरजिस्टर्ड है। दूसरी बात, जब हम खुद जाते हैं, हमने खुद जाकर तहकीकात करी तो वहां पे मुश्किल से 12 या 15 बच्चे मिले जो कि उनके घर के बच्चे थे। पे मदरसा बनाते किसकी मौजूदगी में और किसकी मदद इस नाम पे उन्होंने एक प्राइम लैंड ले रखी है। प्राइम लैंड, वक्फ की जमीन जिसको आपने रेंट कर दिया है, मदरसा वहां बन गया है, तो दिल्ली की वक्फ बोर्ड क्या कर रही थी? क्या वहां पे कुछ या तो उसमें एक्चुअली बच्चे पढ़ाओ, पहले तो रजिस्टर करवाइए ना आप मदरसा को। आप मदरसा को रजिस्टर आप कहीं करवाइए। उसे पढ़ते भी नहीं, उनके घर के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, अरे भाई मदरसा है ही नहीं तो कहां से पढ़ेंगे? और अनरजिस्टरजिस्टर्ड मदरसा चला रहे हैं भाई घर दिल्ली के। का मामला है, फिर? लोग बड़े घर से हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चे हाशिए पर थे तो पहुंचा दिया वहां। भाई दिल्ली में सर क्या मनमोहन सिंह गवर्नमेंट सब कुछ वक्फ को देकर के गई थी ना, कुछ प्रॉपर्टीज 123 कुछ प्रॉपर्टीज। हाँ, अब आखिरी समय में जाते जाते 2014 के चुनाव से, मतलब नोटिफिकेशन से कुछ घंटे पहले। अच्छा, तो उसको खैर वो चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने जो अब यही बात, इसी बात को मैं देख रहा था, कुछ अपोजिशन लीडर्स उठा रहे थे, मुस्लिम लीडर्स, कि भाई जो हमको सरकार ने दिया अब उसी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। ये तो गवर्नमेंट की दी हुई हमको जो सरकार ने मान लिया था कि अच्छा वक्फ की है, उस पर आप दोबारा कोर्ट कचहरी हमसे करवा रहे हो। तो बाकी कितनी ऐसी हैं देश भर में जिस पर आप हम जिन सबको हम कोर्ट में लेकर के जाओगे? नहीं, उससे पहले किसकी प्रॉपर्टी थी वो? सरकार कोई, मतलब ये राजशाही तो है नहीं कि प्रधानमंत्री सुबह उठे और कहा कि चलिए ये मोहल्ला दिया हमने सौरव जी को। ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई कानून होगा, कोई तरीका होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसी तरह से तो नहीं दे सकते। बल्कि इसका उल्टा जरूर हो रहा है। सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी। 10 साल केस लड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसे तो ताजमहल पर भी होता है, दावा होता है। मैटर सब जुडिस है, बट हम इस बात को मानते हैं कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है, मुगल आए, बहुत ज्यादा यहाँ मुगल आर्किटेक्चर है, सब कुछ है, पर क्या सब कुछ वक्फ है? आप ढूंढ के लाइए शाहजहां जी के वारिस को। यही, अब आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए। अच्छा, आप लोग तो सोच सकते हैं कि आप एक्चुअली कम्युनिटी के हैं। मैं अगर मान ले मुसलमान हूं और मैं वक्फ के किसी तरीके से वक्फ से जुड़ा हुआ भी हूं, तो भाई मेरे पास तो आज ये राइट है ना कि मैंने कहा भाई ये वक्फ की लैंड है। सामने वाला, मैं दावा कर सकता हूं और सामने वाला चैलेंज करने भी मेरी अदालत में आएगा। आप उससे ये राइट ले रहे हैं ना, ये मेरा एक अधिकार था उस पर, आप उसको छीन रहे हैं, तो आप वक्फ को कमजोर कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा ना, अगर मैं जुड़ा हूं वक्फ से। अभी तो देश वकील, दलील, जज सब में था। कानून से चलेगा कि किसी की घोषणा से चलेगा? अभी केरल का जो है, कोच्चि के पास से एक गांव का आया, 600 परिवार रहते हैं, उसमें 400 क्रिश्चियन परिवार हैं। बहुत वहां एजिटेशन चल रहा है, चर्च खड़ी हो गई। वहां कह दिया कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है गांव की वो वक्फ की है, और नोटिस चला गया। अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, सरकार को फिर वो वापस देना भी पड़ा। हाँ, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने उसकी करेक्शन भी करी। जो ये राइट भी तो मुझे भारत की सरकार ने दिया था ना किसी, कि भाई तुम बोर्ड बना लो, तुम ही अपना उसके अंदर ट्राइब्यूनल बना लेना, तो जो भी जांच होगी तुम ही करना। हम तुम्हें ये गैर कानूनी अधिकार दे रहे हैं।